Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कि कौन से articles are we discussing today. So the first article is on the aspects of G20. So यहाँ पर बात करेंगे कि G20 फॉर्म कैसे हुआ था, क्यों फॉर्म हुआ था, G20 के क्या क्या challenges हैं, क्या क्या हो सकते हैं वे फॉरवर्ड एंड क्या सिग्निफिकेंस है फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू G20, ये देखेंगे इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is with respect to the collegium system. So यहाँ पर बात करेंगे collegium system क्या है, collegium system क्यों न्यूज में है एंड ओवर द इयर्स collegium system से रिलेटेड कौन से judicial pronunciations हुए हैं, judicial judgments हुए हैं एंड एज ऑफ नाउ करंट सिस्टम क्या है और करंट सिस्टम में क्या क्या फ्लोज हैं, दैट ऑल्सो विल बी सीन इन आवर सेकेंड आर्टिकल. The third one is with regards to the Commission for Science and Technical Terminology. So यहाँ पर बात करेंगे जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज फॉर एग्जांपल सेल्फी, ड्रोन, इन जैसे टर्मिनोलॉजीज को अगर हमें हिंदी लैंग्वेजेस में या इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, सो इसको करने के लिए क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके मैंडेट्स क्या है. सो दैट थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर थर्ड आर्टिकल एंड एज यूजुअल द फोर्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first article, that is on the aspects of G20. So यहाँ पर let's start with the basics से start करते हैं, starting with the aspects of what is G20. G20 है क्या? So G20 is an informal grouping. ये एक informal grouping है जिनमें 19 countries हैं and European Union है. अब ये जो ग्रुपिंग है जिसे हम लोग कहते हैं G20, इट इज अ मिक्स ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवांस्ड एंड इकोनॉमिक इमर्जिंग इकोनॉमीज. दैट मींस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडवांस इकोनॉमीज ही नहीं, बट इसके साथ साथ जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके साथ मिलकर ये ग्रुपिंग है एंड इट मेक्स द G20 वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस आउट देयर. इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन वाज आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997 एंड 1998, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, उन्हें लगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो कि फाइनेंशियल सिस्टम को या कहें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करें और उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें. और इसीलिए देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ G20. और G20 का जो फॉर्मेशन है उसके पीछे जो मेजर बैकबोन है, दैट वाज द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज. जो ग्रुपिंग है 7 कंट्रीज का, इसे हम लोग कहते हैं G7. इन कंट्रीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं ये मिले एंड दैट इज हाउ द G20 केम इनटू बीइंग. अब बात करते हैं दी बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ G20. जैसे हमने बात की G20 का जो फॉर्मेशन है दैट वाज आफ्टर द मीट ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्टर्स ऑफ G7 ग्रुपिंग. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो G7 ग्रुपिंग है वहां पर जो भी कंट्रीज हैं दे आर एडवांस इकोनॉमीज. फॉर एग्जांपल जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, इटली, जापान, इन जैसे इकोनॉमीज है जो कि एडवांस इकोनॉमीज हैं. अगर G7 के साथ हम लोग G8 या रशिया को भी पर्टिकुलरली जोड़े देन वी वुड बी गेटिंग G8 ग्रुपिंग. आपको पता होगा जो G8 ग्रुपिंग है दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड इन्फॉर्मेट ग्रुप आउट देयर. बट रशिया ने जो 2014 में क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था उसकी वजह से रशिया को किक आउट किया गया था, रशिया को निकाल दिया गया था एंड G8 अगेन बिकम G7. सो एज ऑफ नाउ G8 कोई ग्रुपिंग है नहीं, व्हाट वी हैव इज द G7 ग्रुपिंग. और G7 ग्रुपिंग के साथ जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, टर्की जैसे इकोनॉमीज अगर मिला दिया जाए, दैट इज हाउ वी गेट द G20. अब सवाल ये उठता है कि सिग्निफिकेंस क्या है G20 का, क्यों G20 सिग्निफिकेंट है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. उसे समझने के लिए हमें ये पाई ग्राफ्स को देखने, पाई चार्ट्स को देखने. तो G20 जो ग्रुपिंग है इट कॉन्स्टिट्यूट्स टू अराउंड 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 79% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, 84% of the world economy and 79% of the world carbon emissions. That means अगर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से हमें कोई भी डाटा को चेंज करना हो या कोई भी मेजर्स हमें एनेक्ट करना हो, देन G20 is the best multilateral organization out there. With that, अब बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग कैसी होती है. अगर बात करें स्ट्रक्चर्स की, तो यहां पर एज वी नो देयर इज अ ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन. अब क्योंकि हमें यहाँ पर प्रेसिडेंसी चेंज करनी होती है, प्रेसिडेंसी हमें इलेक्ट करना होता है, दैट इज वाई इन 19 कंट्रीज के ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है. ग्रुप्स को 5 ग्रुप्स में पर्टिकुलर डिवाइड किया गया और हर ग्रुप में नो मोर देन 4 कंट्रीज हैं. और ये जो प्रेसिडेंसी है, जो प्रेसिडेंटशिप है या कहें चेयरमैनशिप, ये चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंसी जो है वो रिवॉल्व किए जाते हैं, वो इन ग्रुप्स में बांट दिए जाते हैं पीरियोडिकली.
और इंडिया जो है, इंडिया इज पर्टिकुलरली इन ग्रुप 2 और इंडिया के साथ रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की भी है। एंड एज ऑफ नाउ यू मस्ट नो कि इंडिया इज होल्डिंग द करंट प्रेसिडेंसी टू द G20। और G20 का another important factor is that G20 does not have any permanent secretary। इनके पास कोई permanent secretariat भी नहीं है, ना इनके पास कोई headquarters है, और इनकी जो प्रेसिडेंसी है वो भी रोटेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए, एजेंडा की कंटिन्यूटी के लिए और कंसिस्टेंटी के लिए देयर इज अ सिस्टम नॉन एज ट्रोइका सिस्टम। अब ट्रोइका सिस्टम क्या है? ट्रोइका सिस्टम को सिंपली जाने तो जो करंट कंट्री है जिसके पास एज ऑफ नाउ प्रेसिडेंसी है, वो फ्यूचर कंट्री जिसके पास प्रेसिडेंसी जाने वाली है, एंड जो पास्ट कंट्री जिसके पास प्रेसिडेंसी थी, इन तीनों कंट्रीज की जो ग्रुपिंग है दैट इज नॉन एज ट्रोइका। और इस ग्रुपिंग के थ्रू वो इंश्योर करते हैं कि कंटिन्यूटी बरकरार रहे और कंसिस्टेंसी बरकरार रहे ग्रुप की एजेंडा के ऊपर। अब पर्टिकुलरली बात करते हैं कि फंक्शनिंग क्या है। तो अगर फंक्शनिंग की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि G20 का जो फॉर्मेशन है दैट इज हैविंग एन कॉन्टेशन टू फाइनेंसेस, फाइनेंशियल कॉन्टेशन है G20 का, और इसीलिए वन ऑफ द मेजर ट्रैक्स या वन ऑफ द मेजर वर्क्स ऑफ G20 इज द फाइनेंशियल ट्रैक, जहां पर वो फाइनेंस से रिलेटेड या कहें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, जहां पर वो मॉनेटरी इश्यूज एज वेल एज फिस्कल इश्यूज पे वो डिस्कस करते हैं और उस पे जो भी लिटिगेशन हैं या जो भी फ्लॉज हैं उसे वो मिटिगेट करते हैं। एज वेल एज ब्रॉडर टॉपिक्स पे बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपको बात करनी है एंटी करप्शन पे या डेवलपमेंट पे या पॉलिटिकल एंगेजमेंट पे, एनर्जी पे, इन जैसे इश्यूज जो कि पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्टेड नहीं है फाइनेंसेस से, इन जैसे इश्यूज के लिए वी आर हैविंग अनदर ट्रैक जिसे हम लोग कहते हैं शेरपा ट्रैक। अब इसके साथ साथ G20 सिर्फ और सिर्फ स्टेट से के साथ नहीं बट नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ भी वो अलाइन करते हैं और वो कॉपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बिजनेसेस के साथ कॉपरेट कर रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं B20, सिविल सोसाइटी के साथ कॉपरेट कर रहे हैं C20 जिसे कहते हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, लेबर एसोसिएशन के साथ वर्क करते हैं, थिंक टैंक्स के साथ वर्क करते हैं एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करते हैं, ताकि इनकी जो वर्क्स हैं, इनकी जो रीच है वो बढ़ाते रहें। So that is how G20 interacts with state actors as well as non-state actors। अब बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या सिग्निफिकेंस है G20 का। सो बेसिक सिग्निफिकेंस जो है वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, बट अगर मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्केल में बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव बेस में बात करें, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू G20 इज दैट इट इज अ मोर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुपिंग। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ G7 ही नहीं है बट G8 भी नहीं है, और इससे भी ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पर डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। और इसीलिए जो प्रीडिसेस हैं, जो इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थे G7, P5, ब्रिक्स, इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन से मच मोर मेच्योर है, मच मोर मल्टीलैटरल है इन इट्स अप्रोच व्हेन इट कम्स टू G20। Second important point here, या second significance of G20 is that it plays a major role in tackling the financial crisis। क्योंकि G20 का जो formation था that is having a basics of फाइनेंशियल क्राइसिस एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स, और इसीलिए अगर इन फ्यूचर भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, इन दैट केस G20 would play a major role in mitigating the effects of those financial crises। The third significance here that it offers an opportunity to undertake bilateral or trilateral meetings। G20 जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इनके साइडलाइंस में काफी सारे कंट्रीज जो हैं वो बायलैटरल और ट्राइलैटरल ग्रुपिंग्स करते हैं, ट्राइलैटरल मीटिंग्स करते हैं, और इसकी वजह से वो क्या बढ़ा रहे हैं, वो कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो G20 है इट इज वन ऑफ द मोस्ट significant grouping, it is one of the most representative grouping, it is one of the most multilateral grouping, इसकी वजह से ही अगर हमको क्रिटिकल अफेयर्स जो है या कहें कि इंटरनेशनल मैटर्स में कोई भी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पे हमें डिस्कशन करना है या कोई डिसीजन लेना है, देन G20 का जो से होगा दैट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेज और डोमिनेंट सेज आउट देयर। इसके साथ साथ देयर आर वेरियस चैलेंजेस आल्सो। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इज द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अब रशिया यूक्रेन जो है जिसकी जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफी टाइम से चलते आ रहे हैं, इसके कारण इनके बीच में काफी सारे फंक्शनिंग्स के रिस्पेक्ट में काफी सारे रोड ब्लॉक्स हो चुके हैं, काफी सारे ब्लॉकेज हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल यूक्रेन के साथ एक फैक्शन जुड़ गया, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न कंट्रीज, वैसे ही रशिया के साथ डिफरेंट कंट्रीज हैं, और इन दोनों के कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन की वजह से, इन दोनों के बीच में रोड ब्लॉक होने की वजह से G20 का जो फंक्शनिंग है दैट इज कमिंग अंडर स्टेट। The second challenge here is the rising protectionism। When it comes to protectionism, यहाँ पर there is a term known as G0।
जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली देयर इज ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 20, P5 एंड अदर। अब G0 जो है, इट इज अ न्यू टर्म, एक नया टर्म है जो कि कॉइन किया गया था बाय पॉलिटिकल कमेंटेटर E.M. Brahma टू डिनोट that every nation for itself, जो every nation for itself, for example अमेरिका for Americans, इंडिया for Indians, इन जैसे मेंटालिटी को कहते हैं G0, जहां पर वो नहीं चाहते कि वो कोई थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री के साथ वो अलाइन करें या थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री के साथ कोऑपरेट करे, वो अपने में ही सफिशिएंट है, अपने में ही हैप्पी है, एंड दैट मेंटालिटी इज नोन एज प्रोटेक्शनिज्म, एंड G0 इज अ टर्म दैट शोकेसेस प्रोटेक्शनिज्म। और ये जो प्रोटेक्शनिज्म है, ये पर्टिकुलरली कोविड के बाद इनकी जो अमाउंट्स हैं वो काफी बढ़ गई है, प्रोटेक्शनिज्म का जो एक्सटेंड है इंटरनेशनल फंक्शनिंग में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो बढ़ गई है, और इसकी वजह से जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेसिफिकली G20 is coming under stake. The third significance here or issues here is that it influences the decision making of smaller countries. मान लीजिए कि कोई एक कंट्री है जो कि काफी स्मॉल है व्हेन इट कम्स टू इट्स पॉपुलेशन, इट्स एरिया या इकोनॉमी, इन जैसे कंट्रीज को जो G20 के जो से हैं, G20 के जो डिसीजंस हैं उनके साथ अलाइन करना पड़ता है, उनके साथ अबाइड करना पड़ता है, इवन दो इट मे गो अगेंस्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि G20 जो है इट इज मच मोर प्रूडेंट एंड मच मोर डोमिनेंट ग्रुपिंग, और इसीलिए स्मॉलर कंट्रीज जो है वो काफी हद तक अनहैप्पी हैं। Another issue here is that they are not able to address challenges within the member nations. जो member nations के बीच में जो challenges, for example US और रशिया के बीच में डिवाइड है, यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वार चलती आ रही थी, इनके जैसे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और जब वो अपने मेंबर नेशंस के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वी कैन एक्सपेक्ट अ मच मोर बिगर गोल कि वो वर्ल्ड के लिए कुछ बेटर कर पाए, क्योंकि वो अपने में ही अपने जो इंडिफरेंसेस हैं उसे वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। Another issue here is that they do not have any enforcement mechanism. उनके पास enforcement mechanism नहीं है। अगर वो डिस्कस करके कंसेंसस के बेसिस पर डिसीजंस लाते भी हैं, those decisions are not enforceable. अगर वो डिक्लेरेशंस भी लाते हैं and these declarations are not legally binding, वो legally binding नहीं होते हैं, और जब तक legally binding नहीं होते हैं, अगर जो कंट्री है, कोई कंट्री अगर अबाइड नहीं भी करते हैं, उन्हें कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करना चाहिए या कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस नहीं करते हैं, और इसकी वजह से काफी सारे कंट्रीज जो हैं वो G20 के डिक्लेरेशंस को लाइट मूड में लेते हैं और उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। Another challenge here is that there is under representation for Africa. अगर हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो साउथ अफ्रीका को छोड़ के और कोई कंट्री नहीं है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आ रहा हो जो कि G20 के मेंबर्स हों, एंड दैट इज शोइंग द अंडर रिप्रेजेंटेशन दैट वी हैव फॉर अफ्रीका। विद दैट क्लैरिटी, अब बात करते हैं टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। अब यहाँ पर जो टॉपिक है दैट इज कॉलेजियन सिस्टम, और कॉलेजियन सिस्टम काफी ऑफन, काफी दिनों से काफी न्यूज पर रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी सारे आर्टिकल्स भी छपे हैं, दैट इज व्हाई वी आर आल्सो कवर दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल्स इन आवर 12th अक्टूबर वीडियो, जहां पर कॉलेजियन सिस्टम का बेसिक्स क्या है, संविधान में कौन सा आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, उनमें क्या क्या इश्यूज हैं, इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या जजमेंट्स हुए थे, इन जजमेंट्स में क्या क्या चेंजेस हुए, एंड जो प्रेजेंट सिस्टम है उनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, दैट आल्सो वी आर डिस्कस इन आवर 12th October video itself. So please refer to the video so that you have a very good understanding, a critical understanding of this topic. With that, now let's move to our next aspect, that is on the Commission for Science and Technical Terminologies. अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सेल्फी जैसे वर्ड्स, ड्रोन जैसे वर्ड्स, वाईफाई जैसे वर्ड्स, इन जैसे वर्ड्स को अगर हमें हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो हम कैसे करें, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस कन्वर्सेशन के लिए, इस ट्रांसलेशन के लिए वी आर हैविंग एन बॉडी नॉन एज कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। अब ये जो कमीशन है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1961, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज to evolve the technical terminology in all Indian languages। यहाँ पर हर एक इंडियन लैंग्वेज की बात कर रही है, पर्टिकुलरली हिंदी पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की ड्रोन जैसे वर्ड्स या सेल्फी जैसे वर्ड्स, इन वर्ड्स को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करें इंडियन लैंग्वेज में, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमिटी। और दिस कमिटी फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर एक्टिविटीज की बात करें, क्योंकि द बेसिक एक्टिविटी, द बेसिक ऑब्जेक्टिव हियर इज टू इवॉल्व द टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज,
और इवॉल्व करने के लिए, इनकी आउटरीच बढ़ाने के लिए व्हाट दे डू इज दैट दे कॉपरेट एंड दे वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स की जो बुक्स हैं, यूनिटी सेल्स जो हैं, उनके साथ वो क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इसके साथ साथ दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ पब्लिकेशंस, काफी सारे पब्लिकेशंस हैं, काफी सारे जर्नल्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं जो निकालते हैं, ताकि उनकी जो वर्ड की जो ट्रांसलेशन की जो आउटरीच है वो बढ़ाते रहें। फॉर एग्जाम्पल देर आर वेरियस जर्नल्स, फॉर एग्जाम्पल देर इज दिस विज्ञान ग्राम्य सिंधु एंड ग्राम ज्ञानिया सिंधु। सो इन जैसे जर्नल्स के थ्रू वो क्या ट्राई करते हैं, वो जो आउटरीच है उनकी आउटरीच बढ़ाने की कोशिश करते हैं। With that, now let's see to our next aspect, that is on the quiz of the day. अब यहाँ पर the first question is regarding the periodic labor force survey. अब यहाँ पर please try to attempt this question. The second question is with regards to the contract farming. ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं they are related to current affairs और that is why these two questions are very significant. So इन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करें और इन क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशंस हैं along with their solutions would be given to you in the form of PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल जो पीपीटी है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया, दैट पीपीटी आल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF you would be getting in the video's description itself. So I hope today's analysis was beneficial for you guys. At the same time, आपको अभी तक पता चल गया होगा we are having a change of this forum, change of the software. So please let us know your take on this. With that, stay tuned for more content. Thank you.